हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क का पार्ट 2। इससे पहली वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये उसी का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वाज कंपोज्ड इन। जो ये वर्ल्ड टू मच विद अस है, इसको कब कंपोज किया गया था, कब लिखा गया था? ए 1802, बी 1804, सी 1805 एंड डी 1807। सो राइट आंसर इज ए 1802। इसको 1802 में सबसे पहले कंपोज किया गया था। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन। तो कंपोज हुई थी 1802 में, बट पब्लिश कब हुई थी? ए 1802, बी 1805, सी 1806 एंड डी 1807। सो राइट आंसर इज डी 1807। सो इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। किस कलेक्शन में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट इज इन द वर्ल्ड टू मच विद अस वर्ल्ड द वर्ड वर्ल्ड इंडिकेट। इसमें जो वर्ल्ड है इसका क्या मीनिंग है? ए स्पिरिचुअल थिंग, बी मटेरियलिस्टिक थिंग, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी मटेरियलिस्टिक थिंग। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा किसकी तरफ जा रहे हैं? मटेरियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्डली मटेरियल यानी कि पैसा और पोजेशन, पावर, इन सब की तरफ जाते जा रहे हैं। और नेचर की तरफ से क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान हट रहा है, वे नेचर को भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इंसान नेचर से दूर हो गया है। सो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़। ये क्या है? एक अ सोनेट, बी लिरिक, सी ओड एंड डी एलेजी। सो राइट आंसर इज ए सोनेट। ये एक सोनेट है। नेक्स्ट अ सोनेट रिटन इन, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ए ग्रीक, बी इटालियन, सी हिब्रू एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी इटालियन। ये इटालियन सोनेट है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस राइमिंग स्कीम इज ए अब्बा अब्बा सीडिक सीडिक, बी सी और डी। सो राइट आंसर इज ए अब्बा अब्बा सीडिक सीडिक। ये जो है इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम है। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज इन फाइनल 2 लाइन्स ही रेफर टू विच टू पेगन गॉड्स। सो इसके लास्ट जो लाइन्स थी उसमें जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने कौन से 2 भगवान की बात की है? ए प्रोटियस, बी ट्राइटन, सी एरियल एंड डी म्यूज। सो राइट आंसर इज ए एंड बी। एक्चुअली ए एंड बी दोनों ही सही हैं। प्रोटियस और ट्राइटन, इन दोनों गॉड की ही जो है बात इसमें की गई है। प्रोटियस कौन थे? जो फ्यूचर बता सकते हैं। एंड ट्राइटन कौन है? सी ऑफ गॉड, वो समुद्र के देवता हैं जो सी की वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट में उन्हीं 2 गॉड की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट इज विच पोएम इज़ नोन एज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। कौन सी पोएम जो है वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? ए द प्रिल्यूड, बी लिरिकल बैलेड, सी डैफोडिल्स एंड डी टिंचन एबे। सो राइट आंसर इज ए द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। विच पोएम इज़ इंटेंडेड टू बी वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बट नॉट कम्प्लीटेड। कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है लेकिन पूरी नहीं हो सकी? जो होती ए द प्रिल्यूड, बी लिरिकल बैलेड, सी रेक्लूज एंड डी एक्सर्जन। सो राइट आंसर इज सी द रेक्लूज। रेक्लूज जो है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होनी थी, लेकिन ये पोएम कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके 3 पार्ट्स होने थे, जिसमें से 1 ही पार्ट कंप्लीट हो पाया, और उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था द प्रेल्यूड वो कंप्लीट हुआ। सो जो सेकंड पार्ट था एक्सर्शन वो कंप्लीट हुआ, बाकी कोई पार्ट इसका कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी पोएम और प्रीफेस ऑफ द रेक्लूज। रेक्लूज का प्रीफेस या इंट्रोडक्टरी पोएम कौन सी है? ए द प्रेल्यूड, बी लिरिकल बैलेड, सी डैफोडिल्स एंड डी टिंचन एबे। सो राइट आंसर इज ए द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड क्या है? इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो टोटल कितनी बुक्स में है? 14 बुक्स में है। नेक्स्ट इज विच पार्ट इज कम्प्लीटेड ऑफ द रेक्लूज। रेक्लूज का कंप्लीट पार्ट कौन सा है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी नन। तो टोटल इसके 3 पार्ट्स होने थे, जिसमें से ओनली सेकंड 1 इज कम्प्लीटेड। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 2 parts prelude containing the first 2 part of the poem published in। तो ये जो है अलग अलग टाइम पर पब्लिश हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 2 part preludes, जिसमें पोएम के पहले 2 पार्ट्स थे, वो कब पब्लिश हुई थी? ए 1799, बी 1805, सी 1850 एंड डी 1926। सो राइट आंसर इज ए 1799। 1799 में इसका पहला पार्ट जो था 2 part prelude, जिसमें सिर्फ 2 पोएम थी, वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 बुक्स फाउंड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डी सेलिनकर्ट इन। जो 13 बुक्स थी वो किसके द्वारा प्रिंट की गई थी? अर्नेस्ट डी सेलिनकर्ट के द्वारा। कौन से ईयर में? ए 1799, बी 1805, सी 1815 एंड डी 1926। सो राइट आंसर इज बी 1805।
1805 में सबसे पहले 13 बुक्स में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद 1926 में अर्नेस्ट डी सेलिनकॉट के पास पूरी तरह से राइट आ गया था किसका, द प्रिल्यूड का, और वो अपने अकॉर्डिंग उसको छाप सकते थे। Our next question is, how many book published in 1850 finally by his wife with the help of Ernest D. Selkirk after his death? तो उनके मरने के बाद उनकी वाइफ ने इसको छापा था, किसकी मदद से, अर्नेस्ट डी सेलिनकर्ट की मदद से इसको छापा था, और उन्होंने इसको नाम दिया था द प्रिल्यूड। सो उन्होंने कितनी बुक्स में इसको छापा था? A13 books, B14, C15 and D17. So right answer is B14 books। तो इसमें इन्होंने एक और बुक को ऐड कर दिया था इन 1815 एंड टोटल 14 बुक्स में इसको पब्लिश किया गया था। तो अगर अब हमारे पास कभी क्वेश्चन आता है कि प्रिल्यूड में टोटल कितनी बुक्स हैं, सो राइट आंसर इज़ 14 बुक्स, की इसमें 14 बुक्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which book offer a half literal half fanciful description of boyhood and youthful environment? A book 1 to 7, B book 8, C book 9 to 11 and D book 12 to 14. So right answer is A book 1 to 7। बुक नंबर 1 से लेकर 7 तक इसमें जो है उनकी बॉयहुड और यूथफुल को दिखाया गया है। नेक्स्ट इज, विच बुक रिप्रेजेंट हिज डेज ऑफ होप डिसअपॉइंटमेंट विद द रेवोल्यूशन एंड हिज एडॉप्शन ऑफ गॉडविन रेशनलिज्म? किन बुक में ये सब दिखाया गया है? ए बुक 1 to 7, बी बुक 8, सी बुक 9 to 11 एंड डी बुक 12 to 14। सो राइट आंसर इज बी बुक 8। बुक 8 में जो है ये सब दिखाया गया है, जिसमें रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, इनको दिखाया गया है। नेक्स्ट इज, विच बुक डेपिसिट इज एक्साइटिंग एडवेंचर इन फ्रांस एंड लंदन? फ्रांस और लंदन के एक्साइटमेंट को किन बुक्स में दिखाया है? ए बुक 1 to 7, बी बुक 8, सी बुक 9 to 11 एंड डी बुक 12 to 14। सो राइट आंसर इज सी बुक 9 to 11। Next, which book are mostly metaphysical and devoted to an attempt to a philosophy of art and giving little summary in the end? Book 1 to 7, D book 8, book 9 to 11 and D book 12 to 14. So right answer is D book 12 to 14. Next is, we are 7 included in A lyrical ballad, B poem in 2 volumes, C descriptive sketches and D none. So right answer is A lyrical ballad 1798 में इसको included किया गया था। ये कैसी थी? एक नरेटिव पोएम थी जिसमें टोटल 64 लाइन्स थी और इसकी राइमिंग स्कीम थी ABAB, जिसका फाइनल स्टेंजा 5 लाइन का था जो था ABCCB पैटर्न में था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एज ऑफ अ गर्ल इन VR7? VR7 में जो लड़की थी जिससे स्पीकर बात करता है, एक एडल्ट बात करता है, उसकी एज क्या थी? A 6 ईयर, B 7 ईयर, C 8 ईयर एंड D 10 ईयर। सो राइट आंसर इज C 8 ईयर। वो 8 ईयर्स की थी। इस पूरी बुक में यही बताया गया है कि, तो इस पोएम में ये बताया गया है कि जो लड़की है वो बोलती है कि हम टोटल 7 जो हैं सिबलिंग्स हैं, बट उसमें से ऑलरेडी 2 की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब वो 5 रह गए हैं। स्टिल वो यही मानते हैं कि वी आर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइमिंग स्कीम ऑफ स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन? स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन जो क्या है, एक लूसी पोएम की सीरीज़ है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? A, B, C और D? सो राइट आंसर इज़ ABABCD। ये टोटल 7 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन की है, जिसमें टोटल 28 लाइन्स है। लिरिकल बैबलेट में ये पब्लिश हुई थी। इसमें जो है ये ओनली पोएम है जिसमें लूसी का नाम लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटो ड्यूटी पब्लिश्ड इन A lyrical ballad, B second edition of lyrical ballad, C poem in 2 volume and D none. So right answer is B second edition of lyrical ballad. What is the rhyming scheme of ought to duty? A, B or C or D? So right answer is A, B, C, D, D. Is the rhyming scheme of ought to duty, which is in total line of 56 lines. Next question is, which odd has shown an individual caught between his desire to live according to his own will or follow higher principle? कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करे या फिर अपनी डिज़ायर को पूरा करे। A ought to west wind, B ought to duty, C ought to immorality and D none. सो राइट आंसर इज़ B ought to duty। इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए या फिर अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, मतलब और सही चीज़ का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द रेनबो? रेनबो का दूसरा नाम क्या है? A माई हार्ट लीप्स अप, B टिंटन एबे, C क्लाउड्स एंड D नन। सो राइट आंसर इज A माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप जो पब्लिश हुई थी पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807 में, जिसकी राइमिंग स्कीम थी ABC CAB CDD। टोटल 9 लाइन की ये सिंगल स्टेंजा पोएम है, 9 लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्लोरीफाइड इन माई हार्ट लिप्स? इसमें किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है? A यूथ, B चाइल्डहुड, C एडल्टहुड एंड D नर।
सो राइट आंसर इज बी चाइल्डहुड। इसमें चाइल्डहुड को ग्लोरीफाई किया गया है और इस पोएम में बताया गया है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट, व्हेन लंदन 1802 पब्लिश्ड, ये कंपोज की गई थी 1802 में, बट ये पब्लिश कब हुई थी? ए 1800, बी 1802, सी 1805 एंड डी 1807। सो राइट आंसर इज डी 1807। इसको 1807 में पब्लिश किया गया था और जो किस में पब्लिश हुई थी? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम इन 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेट्रियार्चल सोनेट प्राइमरी इन iambic pentameter rhyming scheme ABB अबा CD CC डेडिकेटेड टू। ये जो थी लंदन 1802 किसको डेडिकेटेड किया गया था, किसको ट्रिब्यूट दिया गया है इस पोएम में? ए जॉन मिल्टन, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन ड्राइडन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए जॉन मिल्टन। इसमें बोला गया है मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आर। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो वर्ल्ड है वो क्या हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और वो वापस जो है हमारा स्पीकर किस में देख रहा है? 17th सेंचुरी को एक हैप्पियर टाइम की तरह देख रहा है और मिल्टन को कहता है कि उन्हें फिर से आना चाहिए और जनरेशन को फिर से आकर मैनर, वर्च्यू, फ्रीडम और पावर के बारे में सिखाना चाहिए। वो इन दोनों समय को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि उस समय पर कितना अच्छा था और अब क्या हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लॉलियस ड्यूटीज़ हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लंदन सिटी? ए कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802, सी लोडामिया एंड सी टिंटन एबे। सो राइट आंसर इज ए कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802। इसमें जो लंदन सिटी है उसको एक स्लीपिंग सिटी बताया गया है जो किसके ऊपर है? थेम्स रिवर के ऊपर है। और जब वो जो हमारा स्पीकर है वो अर्ली मॉर्निंग में जो है इसका व्यू देख रहा है और उसे क्या लग रहा है कि बहुत सुंदर व्यू है। ये पेट्रियार्चल सोनेट में लिखा गया है जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है? अब्बा अब्बा सीडी DCD। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से ली गई है? जब वर्ड्सवर्थ और डोरेथी कहाँ पर गए थे? लंदन में गए थे। उस जर्नी से जो है इसकी इंस्पिरेशन ली गई है। और वो वहाँ पर किससे मिलने गए थे? वहाँ पर वो विलियम की एक इलेजिमेट यानी कि एक उनकी डॉटर थी कैरोलिन, उससे वो वहाँ पर मिलने गए थे। Now next question is Lodamia was first published in 1815 and then in 1816, B 1825, C 1814 and D 1845. So right answer is D 1845. So पहले इसको 1815 में पब्लिश किया गया था लेकिन बाद में इसको 1845 में पब्लिश किया गया था। और आज हमारे पास जो भी स्टडी जो हम पढ़ते हैं और हमारे पास ये पोएम अवेलेबल है वो 1845 का ही प्रिंट है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी। लोडामिया इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन इन iambic pentameter इज रिटन इन। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो iambic pentameter में लिखी गई थी। इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं? A 170, B 773, C 174 एंड D 165। So right answer is C 174 lines. It has 26 stanza of 6 line each. It is written in iambic pentameter. It is a narrative poem. It is a long narrative poem. Now next is Lodamia is based on which event? ये कौन से इवेंट पर बेस्ड है? ए ट्रोजन वॉर, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी वर्ल्ड वॉर एंड डी ग्रेट वॉर। सो राइट आंसर इज ए ट्रोजन वॉर। ये ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया था कि ओरेकल ऑफ डेल्फी की प्रोफेसी होती है कि जिस भी वॉर में जिसकी भी पहले डेथ होगी वही साइड जीत जाएगी। तो इसमें जो लोडामिया का हस्बैंड है प्रोटेस्टिल्स वो पहले मर जाता है जिससे कि उनकी जो सेना है वो जीत जाए। और कैसे लोडामिया उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है और वो क्या समझाता है वही सब इस पोएम में जो है दिखाया गया है। ये एक ग्रीक स्टोरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द हस्बैंड ऑफ लोडामिया? लोडामिया का हस्बैंड कौन था? ए हेक्टर, बी प्रोटेसिलस, सी हेडिस एंड डी नन। सो राइट आंसर बी प्रोटेसिलस। नेक्स्ट हु किल प्रोटेसिलस? किसने मारा था? ए हेक्टर, बी हेडिस, सी ओरेकल एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए हेक्टर। हेक्टर के द्वारा वो मारा गया था। So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos. Thank you.